अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है वलीद? ऑल गुड? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं आपसे इनिशियली जो पहला सवाल करना चाहता हूँ, वो मेरा पहला सवाल यही है कि आप मुझे बिगिनिंग से लेके चलें। द बिगिनिंग ऑफ मिस्टर यासीन जोया, बचपन से लेके टिल योर फर्स्ट जॉब। देखिए, मेरा जो बचपन है वो तो बहावलपुर और गुजरांवाला में गुजरा है। और मैंने जो स्कूलिंग है वो गुजरांवाला की और बहावलपुर से है। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो लाहौर से है, पंजाब यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद फिर मैंने फिलिपीन से एडमसन यूनिवर्सिटी से MBA 1990 में किया। इससे 35 साल पहले का मैं MBA हूँ। उसके बाद मेरी पहली जॉब जो थी वो NDA में थी, एज ए मार्केटिंग एग्जेक्टिव, और उसी में मैं फिर एज ए जनरल मैनेजर 7 साल के बाद हो गया। फिर मैं PD वर्ल्ड में जनरल मैनेजर रहा। फिर मैं एक यंग एशिया TV था, उसका कंट्री हेड रहा। फिर उसके बाद वर्ल्ड कॉल का मैं चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर रहा। फिर मैं सन TV का चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर रहा। फिर TV1 का मैं रहा। और पूरा मेरा जो कैरियर है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। एंड आई एम ओनली पाकिस्तानी जिसके पास तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक्सपीरियंस पाकिस्तान का है, टेरेस्ट्रियल का, सैटेलाइट का, केबल का, MMBS का और IPTV का। जबरदस्त जबरदस्त। तो सर, आपने मीडिया की दुनिया को कॉन्कर किया, इसमें तो कोई शक नहीं। एग्रीड। लेकिन उसके बाद जो ऑनररी काउंसिल जनरल तक का जो सफर है, मैं चाहता हूँ उसको आप कैरी ऑन करें कि यहाँ से फिर वहां तक कैसे आप पहुंचे। देखिए, मैं 2008 से ऑनवर्ड मैंने अपना एक एशियन मीडिया ग्रुप बनाया, जिसके अंदर मल्टीपल जो है हमारे पास प्रोजेक्ट्स है। 2020 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर आई कि जी आप हमारे ऑनरी कौंसल जनरल बने। और आई ऑप्टेड फॉर दैट। आपको पता है कि ये बड़ी प्रेस्टिजियस किस्म की जॉब है, और पूरे पंजाब में कोई 32 के करीब ऑनरी कौंसल जनरल है। आई एम वन ऑफ देम। और ये हाईएस्ट एक पोर्टफोलियो है जो कोई प्रिंसिपल कंट्री दूसरे कंट्री के नेशनल को देते हैं, जिसमें 2 प्रेसिडेंट जो हैं वो साइन करते हैं, 2 प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं, 2 फॉरेन मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं, 2 फॉरेन सेक्रेटरी इन्वॉल्व होते हैं, तमाम एजेंसीज होती हैं। और दोनों प्रेसिडेंट के साइन के बाद आप ये देख रहे हैं 2 लेटर जो लगे हैं, वो पाकिस्तान प्रेसिडेंट का साइन है और ये श्रीलंका प्रेसिडेंट का। दिस वन, ऊपर वाला जो है वो हमारा जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से है, नीचे वाला जो है वो श्रीलंकन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है। तो ये हाईएस्ट जो रिकमेंडेशन है ये मिलती है, इसलिए इस टाइटल को ऑनरेबल का जो है वो टाइटल साथ मिल जाता है। ओके। मिस्टर यासीन, आप मुझे ये बताएं कि ऑनररी काउंसिल की बेसिक ड्यूटीज क्या होती है। देखिए, बेसिक ड्यूटी तो यही है कि ऑनरी कौंसल जनरल की होती है, क्योंकि ऑनरी कौंसल जनरल वहाँ पे होता है जहाँ पे उनका अपना कौंसल जनरल नहीं होता। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल कंट्री होती है वो किसी दूसरे कंट्री के नेशनल को वहाँ का कौंसल जनरल अपॉइंट करते हैं, इसलिए इसको ऑनरी कौंसल जनरल होते हैं, क्योंकि ये उस प्रिंसिपल कंट्री का नेशनल नहीं होता। ये जहाँ पे अपॉइंटिंग कंट्री होती है वहाँ का नेशनल होता है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा ये कि इसके अंदर तमाम जो है वो आपके फीचर्स आ जाते हैं। जैसे मैं श्रीलंकन जो वीज़ा होता है उसको भी फैसिलिटेट कर रहा होता हूँ, मैं टूरिज़्म को फैसिलिटेट कर रहा होता हूँ, मैं ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहा होता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम को कर रहा होता हूँ, मैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पे बात कर रहा होता हूँ। और जितनी भी प्रिंसिपल कंट्री की के जो लोग हैं, जो रेजिडेंट हैं श्रीलंका की इस टेरिटरी में रह रहे हैं, उनकी कौंसलर सर्विसेज भी मैं उनको प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। और उनके जो मामला सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, उनके जो मामला होते हैं जो श्रीलंकन नेशनल है, बेसिक मेरी जॉब उनको लुक आफ्टर करना होती है। जबरदस्त जबरदस्त। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल पाकिस्तान श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं वो कैसे जा रहे हैं, और आप अगले 5 साल के अंदर इन रिलेशंस को किस तरह ग्रो होते हुए देख रहे हैं कि किस तरह ग्रो होंगे। देखिए, पाकिस्तान श्रीलंका के सिंस इंडिपेंडेंस बड़े कॉर्डियल रिलेशंस हैं। आप ट्रेड की बात करें तो हमने FTA साइन किया हुआ है। आप क्रिकेट डिप्लोमेसी पे बात करें तो हमारे बड़े कॉर्डियल रिलेशन हैं। आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो वी हैव अ वेरी कॉर्डियल रिलेशन। आप अगर एजुकेशन पे बात करें, आप टूरिज्म पे बात करें, आप ट्रेड पे बात करें, तो पाकिस्तान और श्रीलंका ने पहला FTA साइन किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2005 में साइन हुआ था। तो हमारी तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हिस्ट्री है दोनों कंट्रीज़ की। पिछले 5 साल में मैंने इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया है। आपको पता है श्रीलंका जो है वो एक बहुत बड़ा आई कॉर्निया जो है वो पूरी दुनिया में डोनेट करता है, और कोई तकरीबन 26,000 कॉर्निया आज तक ओवरऑल श्रीलंका से पाकिस्तान आ चुकी हैं, जो हमारे पाकिस्तान बहन भाई को लगी हैं। और पिछले 5 साल में 2000 प्लस बहनें जो है वो पाकिस्तान में श्रीलंका से बुआ के अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इम्प्लांट करवाई। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये तो फिर साथ आपने इसके अंदर, इसका मतलब है सोशल वर्क के अंदर भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम किया है। और मुझे पता चला, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी कि आपने हाल ही में
एक आई बैंक की भी इनॉग्रेशन की है, बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, पाकिस्तान में कोई आज तक कोई एक डिसिप्लिन्ड कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से आई डोनेशन या आई कॉर्निया हो, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी कोई इतनी इंकरेजमेंट नहीं है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो डोनेट कर रहे हो। तो बेसिकली जितना भी डोनेशन है ये बाहर से आता है, जैसे श्रीलंका से आते हैं, यूरोप से आते हैं, अमेरिका से आते हैं। और जब मैंने देखा कि श्रीलंका से तो आ ही रहा है, लेकिन जो हमारे पास क्यू है, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी तादाद बहुत लंबी है, तो श्रीलंका तो सरफाइस नहीं कर सकता इनको इतने डोनेशन दे के कि पाकिस्तानियों का आई रिस्टोर हो। तो हमने फिर आई बैंक, यूरोपियन आई बैंक की भी मेंबरशिप पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिया, और अमेरिकन आई बैंक की भी मेंबरशिप पाकिस्तान की मैंने ली है। ये दोनों सर्टिफिकेट आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये अमेरिकन आई बैंक के भी हैं और यूरोपियन के भी हैं। अब आप इंशाल्लाह 1 जनवरी से जितने भी ऑनवर्ड है, हमें यूरोप से भी आई कॉर्नियाज आएंगी और अमेरिका से भी आएंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी बहन भाइयों को हम मुस्तफ़ीद कर सकें। आप थोड़ा सा मुझे बताना चाहेंगे, थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करना चाहेंगे कि ये जो आई कॉर्निया है, क्योंकि ये मैं ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जब आते होंगे तो ये एक्सपोर्टेड, राइट? तो उसका क्या प्रोसेस होता है? बड़ी देखिए, ये sensitive मैंने चीज़ है। अक्सर इंटरव्यू में बताया कि ये किसी की डेथ होनी होती है, जो डोनर है उसकी डेथ होती है, तो उसकी आइज निकलती हैं और वो फिर श्रीलंकन आई बैंक में जाती हैं। वहाँ पे उसको एक केमिकल में प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व करने का वो केमिकल बहुत एक्सपेंसिव है बाय द वे। उसके ऊपर लाइफ होती है कि वो प्रिजर्वेशन कितनी देर के लिए हो सकती है, 72 आवर्स की होनी है, 24 आवर्स की होनी है, या जो है वो कोई 3 वीक्स के लिए या 1 वीक्स के लिए भी हो सकती है। तो जो हमारे पास आती है वो 72 आवर्स की होती है। अब 72 आवर्स का मतलब है फ्रॉम डेथ टू इम्प्लांटेशन ऑफ द नेक पेशेंट इन पाकिस्तान। तो ये बड़ा कॉम्पैक्ट किस्म का होता है। इसमें श्रीलंकन एयरलाइंस इन्वॉल्व है, इसमें हमारा कस्टम इन्वॉल्व है, हमारी टीम की इसमें बड़ी खिदमत होती है, मेरे ऑफिस की, जो फ़ौरन वहाँ से जो है एयरलाइन से जो है वो बैंक से के इधर लेके आते हैं हमारे ऑफिस में। यहाँ पे जो हॉस्पिटल का रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होता है, हम उसको हैंड ओवर करते हैं, रिसीविंग कराते हैं। और जो पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद पहले 1 दिन पहले जो है वो एडमिट हो चुका होता है। जैसे आइज वहाँ पे जाती हैं, उसी वक्त फ़ौरन जो है उसकी इम्प्लांटेशन शुरू हो जाती है, और अगले दिन तक हम ये सारा प्रोसेस 72 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं। जबरदस्त। सर मैं काफ़ी अर्से से रिसर्च कर रहा था पाकिस्तानी टूरिज्म के ऊपर, और फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की श्रीलंकन टूरिज्म के ऊपर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों मुल्कों के टूरिज्म में क्या फ़र्क है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि श्रीलंका टूरिज्म के थ्रू एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, और पाकिस्तान उस लेवल के ऊपर आके नहीं कर पाता। तो हालांकि पाकिस्तान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। तो हम उसी लेवल के ऊपर एटलीस्ट उनको किस तरह मैच कर सकते हैं, उनसे क्या सीख सकते हैं? देखिए, श्रीलंका इज़ अ स्मॉल कंट्री, 25 मिलियन की पॉपुलेशन है, लेकिन वो एक आइलैंड है जिसके हर तरफ पानी पानी है, और उसका टोटल कोस्टल जो है वो सिर्फ 450 किलोमीटर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास 1000 का कोस्टल है फ्रॉम ग्वादर टू कराची। तो आप इमेजिन करें 450 कहाँ पे और 1000 कहाँ पे, इवन डबल से भी हम ज़्यादा है। लेकिन वो 450 किलोमीटर कोस्टल से थ्रू देयर ब्लू इकोनॉमी एंड जो ब्लू टूरिज्म है, वो तकरीबन उनकी जीडीपी का 5 to 7% अर्न करते हैं। जबकि पाकिस्तान जो है वो ब्लू इकोनॉमी से और टूरिज्म से लेस देन 1% ऑफ द जीडीपी जो अर्निंग है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो श्रीलंका और पाकिस्तान है। दूसरा ये कि श्रीलंका का तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम ही जो है वो टूरिज्म है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। और तकरीबन आउट ऑफ 25 मिलियन 2.5 मिलियन डायरेक्ट लोग जो है वो टूरिज्म सेक्टर के साथ एंगेज हैं और एसोसिएटेड हैं। इवन जो उनके ड्राइवर्स हैं, उनके जो टूर गाइड हैं, उनके भी डिप्लोमाज होते हैं। विदाउट दैट डिप्लोमा नो वन कैन गो टू एयरपोर्ट कि वो जाके जो टूरिस्ट को जो है वो पिक कर ले। नो, अनलेस कि यू विल हैव अ प्रॉपर डिप्लोमा एंड यू आर अथोराइज। प्रॉपर वहाँ पे टूरिज्म बोर्ड का कार्ड उन्होंने रखा होता है, तो उनको एक पूरी एजुकेशन दी जाती है कि आपने कैसे बिहेव करना है, कैसे आपका एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरीके से। जैसे ही वो लोग लैंड करते हैं तो आपको एक नज़र आता है एयरपोर्ट के अंदर, कोलंबो एयरपोर्ट के ऊपर, जिस तरीके से वो आपको वेलकम करते हैं कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि जो हमने लोगों को ऊपर बैठाया हुआ है उनके पास इतना एक्सपोजर ही नहीं है कि वो इसको अंडरस्टैंड कर सके कि हमने टूरिज्म को किस लेवल पे लेके जाना है। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये इस पे काम कर रही है और बड़ा अच्छा काम भी कर रही है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का भी जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी बूस्ट करे और श्रीलंका टूरिज्म की इवन कॉपी करे। और इवन हम श्रीलंका से ये एक्सपर्टीज भी पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हैं कि वहाँ के एक्सपर्ट यहाँ पे आए और यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको प्रमोट करें। चले इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है कि अगर आप जैसे लोग हमारे साथ रहे और ऑफिस संभालते रहे तो जल्दी पाकिस्तान भी टूरिज्म के अंदर उतना ही एक्सपैंड करेगा जितना श्रीलंका कर रहा है।
सर मैं एक और चीज जानना चाह रहा था कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है श्रीलंका के अंदर एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि वो वहां पे इन्वेस्ट कर सकें और सेम वाइस वर्सा कि श्रीलंका के लोग, श्रीलंका के जो बिजनेसमैन है वो पाकिस्तान में किस एंडेवर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जो अपॉर्चुनिटी, मैं तो श्रीलंका को रिप्रेजेंट इस वक्त कर रहा हूँ। श्रीलंका में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की। उसमें आपकी रियल स्टेट में इस वक्त अपॉर्चुनिटी के बहुत मौके हैं। वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत काम है, सोलर के ऊपर हम बहुत बड़ी है। वहाँ पे पोल्ट्री बिजनेस पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पे टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा जो है, वहाँ के एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और अभी फरवरी के फर्स्ट वीक में श्रीलंकन गवर्नमेंट एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है 4 दिन के लिए, जिसमें पाकिस्तानी डेलीगेशन भी जा रहे हैं, ताकि वहाँ का जो इन्वेस्टमेंट के बोर्ड के जो चेयरमैन है और उनकी जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड की टीम है, वो पूरी प्रेजेंटेशन इनको देने लगी है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कौन कौन से आपको बेनिफिट जो है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट दे रही है। उसमें 10 ईयर्स का वीज़ा है, उसमें आपको लोनिंग की, बैंक से लोनिंग है, इंश्योरेंस है, और बहुत फैसिलिटी श्रीलंका जो है वो देने जा रहा है, ताकि श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट है। और वहाँ पे एक पोर्ट सिटी है जैसे, और वो पोर्ट सिटी का मॉडल जो है वो सिंगापुर मॉडल है। हाई राइज बिल्डिंगें वहाँ पे बनने लगी हैं। तो वहाँ पे एक रियल स्टेट पे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन श्रीलंका में आने लगा है, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि वो श्रीलंका जाएं और इन्वेस्ट करें। That sounds really great। और हम लोग भी ये देखना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग भी उनकी मदद कर सकें और वहां से भी अब आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया कि वहां से यहाँ पे क्या आ सकता है, तो वो श्रीलंका में एक रत्नापुर एक सिटी है जो दुनिया में ब्लू स्काई के लिए बड़ा पॉपुलर है, जो प्रीशियस स्टोन है। तो वहाँ की जो श्रीलंका में बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं पॉलिशिंग के लिए, कटिंग के लिए, ये जो आपके प्रीशियस स्टोन होते हैं। जबकि हमारे बलूचिस्तान में बहुत बड़े जो हैं वो स्टोन्स अवेलेबल हैं। हमारे सवाब में बहुत बड़ा जो है वो स्वाद जो है में जो है वो प्रीशियस स्टोन्स हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास पॉलिशिंग की, कटिंग की, वैल्यू ऐड करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी श्रीलंकन बिजनेस के जो लोग हैं जो प्रीशियस स्टोन की इंडस्ट्री से वाबस्ता है, उनके लिए पाकिस्तान में बहुत है। क्योंकि यहाँ पे एक रॉ फॉर्म में चीज़ें मौजूद है। अगर वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं, मशीन लेके आते हैं, अपने एचआर को लेके आते हैं, जो ट्रेन स्टाफ है, जो उनकी स्किल वर्कर हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान में जनरेट कर सकते हैं, और पाकिस्तान में को भी ये इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट हो सकता है। बहुत ही जबरदस्त। और मुझे एक प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है, एक ब्राइट प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है दोनों कंट्रीज के लिए। अगर इस तरह की डेलीगेशंस वहाँ पे जाती रही और वहाँ से यहाँ पे आती रही। सिर्फ कुछ अर्सा पहले कुछ न्यूज़ आई थी और कुछ इस तरह की सर्कुलेशन होती रही थी। डेफिनेटली ऑब्वियसली सबको पता था इस बारे में कि श्रीलंका जिन हालात के थ्रू गुजर रहा था, बैंकरप्सी और थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी थी। तो आज क्योंकि आप तो ऑनरी काउंसिल जनरल हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ आजकल वहाँ पे कितनी स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखिए, है। श्रीलंका इज अ स्मॉल कंट्री, अगर वो नीचे भी जाता है तो बड़ी जल्दी ऊपर भी आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो ज़बरदस्त किस्म की उनकी पॉलिसी जा रही हैं। वो जो एक रिसेशन का दौर जो आप बात कर रहे हैं वो 2 साल पुराना था। अब श्रीलंका टोटल उसमें से बाहर आ चुके हैं। पॉलिसी बड़ी पॉजिटिव है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। IMF से उन्होंने 1.9 बिलियन का जो है वो एक लोन लिया था, जो अभी जिसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे सर्वाइवल हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो है वो ऑयल के लिए इशू था, क्योंकि जो ऑयल आपने इम्पोर्ट करना होता है उसकी पेमेंट का इशू थे कुछ वहाँ पे। वो जो एग्रीकल्चर जो है पेस्टिसाइड और इनके लिए थोड़ा सा इशू से वो सारी पेमेंटें हो गई हैं। और अब श्रीलंका जो है वापस अपने कदमों पर खड़ा है, और बल्कि दौड़ है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, हम लोग चाहते हैं कि श्रीलंका भी जल्द से जल्द और ग्रोथ करे और हम लोग भी उनसे सीखें, और पाकिस्तान भी जो कुछ जिसे कहते हैं कि डिफिकल्ट हालात से गुजर रहा है उनसे वो निकल के प्रॉस्पर करे और उनसे कुछ सीखे। सर मैंने एक और चीज़ आपसे पूछनी थी कि श्रीलंका कि ये जो आपको जो पोस्ट मिली हुई ऑनरी काउंसिल जनरल की, ये सिंगुलर एक पर्सन को मिलती है या कितने होते हैं? आप पंजाब में हैं? ये देखिए, हम जो इसका जो है मेन तो हमारा जो है वो हाई कमीशन जो होता है वो तो इस्लामाबाद में होता है। उसके नीचे 2 कौंसल जनरल है, एक लाहौर में और एक कराची में। क्योंकि मैं वो जो कराची में है वो श्रीलंकन नेशनल है, तो वो फुल कौंसल जनरल है। मैं क्योंकि पाकिस्तानी हूँ, मैं श्रीलंकन नहीं, तो मैं ऑनरी कौंसल जनरल हूँ। तो सिर्फ 2 कौंसल जनरल हैं पूरे पाकिस्तान में, और एक हमारे ऊपर हाई कमिश्नर है, ऑनरेबल एक्सेलेंसी फ्रेड सेनिवर्तने,
ये रेयर एडमिरल रिटायर हैं और अभी पिछले साल इन्होंने ज्वाइन किया है। वंडरफुल पर्सन, फुल पैशनेट, बहुत मोटिवेट करते हैं हमें। और जितनी भी अब मैं पॉलिसी, अब आपको पता है 1 साल में मैं 7 डेलीगेशन श्रीलंका लेके गया हूँ, और ये एक हिस्ट्री मैंने डेवलप की है कि पाकिस्तान से इतने डेलीगेशन श्रीलंका गए हैं। और ये सिर्फ इसका क्रेडिट मैं एक्सीलेंसी फ्रेड सेनिवर्तले को देता हूँ, जिनकी सपोर्ट से, जिनकी सुपरविजन में ये मैं डेलीगेशन लेके गया हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। श्रीलंका पाकिस्तान की जो रिलेशंस हैं वो हमेशा से कॉर्डियल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि आगे भी आपको ब्राइट नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए आपने आई कॉर्निया की जो डोनेशंस हैं और उसका एक पूरा बैंक का जो आपने इनॉग्रेशन की, तो उस बैंक के बारे में थोड़ी सी आप मुझे डिटेल्स दें। जो आई इनॉग्रेशन जो आपने बैंक की थी, कि थोड़ी डिटेल को उसको किस तरह आप हम एज पाकिस्तान हम सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए, ऑब्वियसली ये एक इनिशिएटिव है, क्योंकि इतना बड़ा पाकिस्तान जो है 250 मिलियन पॉपुलेशन का मुल्क है, तकरीबन 25 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। तो आप इमेजिन करें कि आइस का कितना बड़ा इशू है। जो अभी तक हमारे पास लिस्ट है, तो तकरीबन कोई 20 से 25 हज़ार लोग जो है पूरे पाकिस्तान में जिनके आई कॉर्नियास का मसला है। उसमें से कुछ 8,000 की लिस्ट हमारे अलाइड हॉस्पिटल, हमारे कॉन्सुलेट में। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान से तो ये डोनेशन जनरेट नहीं होता, बाहर से कितने हमारे पास डोनेशन है। जो आंखें लोग, किसी की डेथ होनी है तो ये डोनेशन आना है, तो कितने लोगों को हम दे सकते हैं। इसी कॉज को देखते हुए हमने ये आई बैंक फैसिलिटेशन सेंटर हमने खोला है, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि हम लोकल्स को भी हम प्रमोट करें, अवेयरनेस कैंपेन दें कि लाइफ में अगर आप किसी के लिए जो है मशले राह बन सकते हैं, किसी की लाइफ में रोशनी ला सकते हैं, तो वाई नॉट कि आप इस दुनिया से जाने से पहले अपनी विल में ये लिख दें कि जी आप करें। और आपके लिए जो हमारे लिए जो हमारे सबसे बड़े आइकॉन थे वो तो अब्दुस्सार ईदी थे। अब्दुस्सार ईदी ने भी अपनी आइज डोनेट की थी और कराची में वो इम्प्लॉन्ट हुई थी। तो इससे इमेजिन करें कि उनको भी इस चीज़ का अंदाजा था कि इस दुनिया में जाने से पहले मैं ये इसको डोनेट करूं और किसी अपने भाई की जो लाइफ है उसके अंदर मैं रोशनी लेके आऊँ। तो इसी मकसद के लिए हमने इस पे काम किया। होटा के साथ भी हम लाइन है, उनकी जो अवेयरनेस कैंपेन है उसका भी हम हिस्सा हैं। कोशिश ये है कि हम इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएं, और उसके लिए हमने ये फैसिलिटेशन सेंटर खोला है, ताकि वो लोग जो जो गरीब हैं, जो लेस प्रिविलेज हैं, उनके लिए हम होप का काम करें। और एक बंदा जो है वो कोई सिंध के किसी जगह पे बैठा है, एक पंजाब के किसी जगह पे बैठा है, एक बलूचिस्तान में बैठा है, एक केपी के में बैठा है, एक आज़ाद कश्मीर में बैठा है, उन लोगों के लिए हम होप लेके आएँ। और वो जो सारी ज़िंदगी जिनकी आंखों का नूर चला गया है, उनका नूर वापस लेके आया जाए, ताकि उनकी ज़िंदगियों में रोशनी आए और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत ज़बरदस्त। और मैं भी नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा कि वो, और मैं लिंक भी डाल दूंगा आपका अपने इस वीडियो के नीचे, कि अगर वो मैं पर्सनली चाहता हूँ, हर बंदा ये चाहता है कि इस तरह के कॉजेज़ को सपोर्ट किया जाए, और जो मेरे जो व्यूअर्स हैं और जो यासीन सर के जो व्यूअर्स हैं, वो इसके अंदर आगे आके होके मैक्सिमम डोनेशंस कर सकें और मैक्सिमम इस कॉज को सपोर्ट कर सकें। मैंने काफ़ी सवाल किए आपकी इस डेजिग्नेशन को लेके, और जो आपने ड्यूटीज सर अंजाम दी ऑनरी काउंसिल जनरल को लेके, लेकिन आपका एक बहुत ही पिवटल रोल रहा है मीडिया की दुनिया के अंदर ना। तो मैं चाहता हूँ आप उसको भी टच करें, क्योंकि इस वक्त आपके पास करंटली एक मीडिया, अपना एक आपका चैनल भी, मीडिया हाउस है आपका, तो उसका रोल भी आप मुझे देखिए, मीडिया का जो मैंने इसके सारे लैंडस्केप्स को देखा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। जब हम 1997 में छत पे जाते थे तो एंटीने होते थे बसंत के लिए, तो एंटीनों में डोर फंसी होती थी, तो मैं उस वक्त एनटीएम का जीएम था। उसके 3 साल बाद एंटीने ख़त्म हो गए, बड़ी बड़ी डिशें छत के ऊपर आ गई, तो मैं सेटेलाइट का हिस्सा बन गया। फिर उसको केबल ने रिमूव जो है वो कंपनसेट किया, तो मैं वर्ल्ड कॉल का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हुआ, मैं केबल का बिजनेस पे चला गया। उसके बाद एमएमडीएस का दौर आया, मल्टीमीडिया डिस्ट्रीब्यूशन का, वो जो छोटे टावर लगते थे, तो मैं एमएमडीएस का हिस्सा बन गया। और फिर उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल का दौर आया, आईपी का, तो मैं आईपी में चला गया। तो मेरी पूरा कैरियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जस्टिफाइड है। वो पूरा उसको हम करेंगे कि वो तमाम मैंने वो जो उसके फेज हैं वो मैंने अटेंड किए हैं, उसकी स्टार्ट से लेके आज तक के लिए। अब बात ये है कि 2018-2019 में मेरी ये स्टेटमेंट थी कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया का दौर खत्म हो गया, सोशल मीडिया का दौर आ गया। और आपने देखा होगा कि 2021-22 में ये कितना बड़ा ये एक रेवोल्यूशन सोशल मीडिया का पाकिस्तान में आया। और अभी भी इस वक्त इसकी इंटेंसिटी आपको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे हट गया। अब जो है वो रील का दौर है, 7-8 सेकंड में अगर आपने किसी को कन्विंस कर लिया तो आप
कोई की व्यूअरशिप है, अदरवाइज यू आर गॉन, बिकॉज इतना कंटेंट उसके ऊपर अवेलेबल है। तो मेरा ये था, जब 2004 में कैमरा बन रहा था, तो मेरी गवर्नमेंट को सजेशन थी कि 25 से ज़्यादा लाइसेंस आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ना दें, ताकि हमारी उस वक्त की पाई 25 से 30 बिलियन एडवर्टाइजिंग की थी। तो मुझे था कि अगर ये ज़्यादा चैनल को हम देंगे ना, तो ये फिर जो नॉन कंटेंट होगा, जो नॉन जो इश्यूज होंगे वो इशू बन जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो आपका नैरेटिव क्रिएट होता है। और वही हुआ, जब आपने 80 चैनल को 85 चैनल को लाइसेंस दे दिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पेपरा के थ्रू, उसका ये हुआ कि इतने ज़्यादा न्यूज़ चैनल आ गया करंट अफेयर के आगे, कि उनके पास कंटेंट ही नहीं, हर न्यूज़ ही उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ होने लग गई। तो जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक जो आपने एजुकेट करना था अपने व्यूअर्स को, अपने मासेस को, वो नहीं हुआ, बल्कि हमने एक सनसनी उसके अंदर डाल दी थ्रू करंट अफेयर और थ्रू ब्रेकिंग न्यूज़। तो पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली मीडिया को उस तरीके से कंट्रोल नहीं किया। अब जब वो जो पानी है वो सर के ऊपर से गुजरा है, तो अब हम फायर वायर वॉल की बात कर रहे हैं, अब हम बैंडविड्थ कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं, अब हम इंटरनेशनल इंजन्स की बात कर रहे हैं। तो अब टाइम गुजर चुका है, अब वो जो चीज़ है वो डेवलप हो चुकी है। दूसरा ये कि आप इसको, अब फ्लो को आप रोक नहीं सकते, अगर आप बंद मानेंगे तो ये हिट करेगा आपको बुरी तरह। तो अब आपने इसको जाने देना है, लेकिन रिफॉर्म्स लेके आने ग्रेजुअली। उसके लिए आपको लाइक मेरी एक सजेशन है कि आपको सोशल मीडिया की एक एसोसिएशन बॉडीज होनी चाहिए, जो कोड ऑफ कंडक्ट इसका बने कि भाई कौन सा कंटेंट है जो आप होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे बैठ के कोई चीज़ भी अगर ब्रॉडकास्ट कर लूँ, तो मेरी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैंने ये चीज़ निकालनी है, पूरी दुनिया ने इसको देखना है। उसमें ऐसा कंटेंट भी है जो बच्चों के लिए यूजफुल नहीं हो, बच्चे भी उसको देख रहे हैं। ये वो कंटेंट है जिनके हार्ट के पेशेंट है, उनके लिए ये डेड बॉडी दिखाना ठीक नहीं, मैं वो भी डेड बॉडी भी दिखा रहा हूँ। तो ये वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, और ये हर बंदे ने खुद करना है। अब देखें ना, एक चीज़, जब आप आज से 70-75 साल से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, अभी मस्जिद का लाउड स्पीकर जो है वो भी अभी रेगुलाइज नहीं है, वो भी मौलवी साहब का कोई पता नहीं होता कि कोई बात कर दें और लोग बाहर निकलें, तो अभी उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो आपका मोबाइल है, ये आपने 3.5 करोड़ लाउड स्पीकर लोगों के हाथों में दे दिए, जो मर्जी रिकॉर्ड करें और उसमें आगे वो थ्रू कर दें। तो मेरा गवर्नमेंट को ये है कि वी नीड अ प्रॉपर पॉलिसी। अब जितना वक्त गुजर गया वो तो गुजर गया है, अब हमें रिफॉर्म्स लेके आने हैं, अब हमने अवेयरनेस पे काम करनी है, अब हमने एजुकेशन पे काम करनी है, अब हमने इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बताने हैं आने वाली अपनी जनरेशन को, अपनी यूथ को, कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। दूसरा ये कि हर बंदे को व्लॉगर बनने की जरूरत नहीं है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो किसी भी टॉपिक पे बात करे, वो गवर्नमेंट के ऊपर बात कर रहा है, वो ब्लू इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहा है, वो पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहा है, वो स्पोर्ट्स पे, क्या उसके पास वो बैकग्राउंड है, क्या उसका एक्सपोजर है, क्या उसके पास नॉलेज है कि उस टॉपिक के ऊपर बात कर सकता है, कि ऐसे हर बंदा हर टॉपिक पे बात कर रहा है। उस वजह से फिर इतना ज़्यादा जो फ्लडिंग होती है कंटेंट की, कि जो असल खबर है वो दब जाती है, और जो नॉन टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो टेक्निकल हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट को मेरी ये सजेशन है कि एक बड़ा रबस किस्म का बंदा होना चाहिए गवर्नमेंट का, जो हमारी मीडिया टीम है, जो इन चीज़ों को रेगुलाइज करे। और इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि कहीं से भी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव नहीं बिल्ड होना चाहिए, एंटी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नैरेटिव बिल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा हैं। तो किसी को भी नेशनल सिक्योरिटी के करीब आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उसको डिस्कस करना चाहिए, ताकि उनकी वो कही हुई बात इंटरनेशनल मीडिया पिक कर लेता है और फिर वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। तो इसलिए हमें इसको रेगुलाइज करने की ज़रूरत है, हमें कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की ज़रूरत है, और हमें सेल्फ सेंसरशिप के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। एक और भी चीज़ नैरेटिव बिल्ड हो रहा था कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो गई है, और जिसकी वजह से सोशल मीडिया की तरफ रुझान और बढ़ने लगा। तो आप इस चीज़ से कितना एग्री करते हैं? देखिए, मैं तो उस वक्त का मीडिया का प्लेयर हूँ जब सिर्फ पीटीवी था और जंग अखबार था, तो इन दोनों में ही खबर लगती थी, इसी में ही आती थी, और हर बंदा इन्हीं का वेट करता था अपनी न्यूज़ का। अब तो इतना ज़्यादा मीडिया आ चुका है, प्रिंट मीडिया तो बिल्कुल साइड पे चला गया है, और 90% इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इररेलेवेंस हो गया मेरे ख्याल से। अब तो सोशल मीडिया का दौर है। आप देखें कि जितने भी ये प्रोग्राम्स है जो मेन स्ट्रीम मीडिया के हैं, ये भी सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड है। मोमेंट वो प्रोग्राम खत्म होता है, वो सोशल मीडिया पे चला जाता है, और जो वायरल होता है वो सोशल मीडिया से होता है, मेन स्ट्रीम का कोई इफेक्ट नहीं है। इसीलिए अब जो अगला दौर है, इस पे सोशल मीडिया का दौर है,
और ये जो गवर्नमेंट है, देखिए गवर्नमेंट ने जो नेशनल सिक्योरिटी वाले इश्यूज है उस पर तो उन्होंने बड़ी अपनी ग्रिप रखनी होती है। जो हमारी अदारे हैं, नेशनल सिक्योरिटी के अदारे हैं, उन्होंने देखना होता है कि आप ऐसे ही तो नहीं नैरेटिव बिल्ड कर रहे जो एंटी पाकिस्तान हो, एंटी इस्लाम हो, एंटी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो। या पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रोलिंग हो रही थी पिछले 2-3 साल पहले। तो ये चीज़ देखे ना, ये हमने एजुकेट करना है लोगों को कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के अदारे हैं या जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं किसी तरह पे होना चाहिए। हमें बात करनी चाहिए, हमें स्पीच का और अपना जो है नैरेटिव बिल्ड करने का पूरा हक है, लेकिन वो स्टेट की कॉस्ट पे नहीं है, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट पे नहीं है, वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर की कॉस्ट पे नहीं है कि आप उनको मिलाइन करें और आप पाकिस्तान का जो नैरेटिव बिल्ड करें। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी हदूद हमें रखनी पड़ेगी जिसको आप कहेंगे कि ये डेड लाइन है, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। और वो हमारे वही हैं जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी की जो बॉन्डिंग है, इस मुल्क की जो सलामती है, इसके जो अदारे हैं, जो हमारी स्टेट है उसके जो अदारे हैं, उनके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा समराइज कर दिया। आपका 40+ साल का एक्सपीरियंस है मीडिया के अंदर, विच इज नॉट अ जोक, और जो कि बहुत ही सीरियस किस्म का एक रेज्यूमे है। मैं जानना चाहता हूँ आपके इस एक्सपीरियंस की नज़र से कि मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, एक तो मेरा 14 ईयर 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मेरी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 35 ईयर्स का, 34-35 ईयर्स का मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हार्ड कोर जिसको आप कहते हैं। और मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूँ मैं एक पेट्रोटिक पाकिस्तानी हूँ। मैंने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तानियत की बात की है, इसलिए मेरा बेटा भी पाकिस्तान एयरफोर्स में मैंने उसको भेजा है। और मेरी जो लाइफ है, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने इस पाकिस्तान में बड़ा मेजर रोल प्ले किया और उनको तहरीक पाकिस्तान का गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कायदा तहरीक पाकिस्तान के कायद अज़म के साथ उन्होंने 1947 में काम किया हुआ है। वो भावलपुर में भी और गुजरांवाला में एक बड़ा उनका मेजर रोल था। और हमारी जो दादी हैं वो 1965 की वॉर में, मेरी वालदा बताती हैं कि जब वॉर हो रही थी तो वो गुजरांवाला स्टेशन के ऊपर वो तंदूर लगाया हुआ था, खाना पका के अपने फौजी जो हमारे भाई उधर से गुजरती थी ट्रेनें, उनको खाना देती थी। तो इस तरह का जो जेनेटिक जो है वो मेरे अंदर है, जो इस मुल्क के साथ मोहब्बत है, तो मैं उसी को कैरी कर रहा हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि हम आने वाली नस्ल को एक अच्छा पाकिस्तान दें। और उसमें मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारे लोग, हमें बाहर से किसी एनिमी का कोई चांस नहीं कि हमें नुकसान पहुँचा नहीं सकता। हमें अंदर से लोग जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का दफ़ा बड़े महफूज हाथों में है। और मैं सलूट पेश करता हूँ पाकिस्तान आर्मी को, स्पेशल फील्ड मार्शल आसिम मनीर को, कि एक नई लीडरशिप मिलिट्री आई है और एक नया असलार अल्लाह ने हमें दिया है। और जिस तरीके से वो कमांड कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को 10 मई को लेसन दिया है कि आप सोच सकते हैं कि अपने से 10 गुना बड़ा दुश्मन जो अपने आप को बड़ा भाई इस एरिया का और सार का कहता था, आपने उसको नाको चने चुबाए हैं और उसने एक्सेप्ट किया है कि उसने डिफीट ली है। और ये क्रेडिट किसको जाता है? ये हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को जाता है, हमारी एयरफोर्स को जाता है, हमारी नेवी को जाता है। कि नेवी की तरफ तो इंडिया ने ध्यान भी नहीं किया, क्योंकि उसे पता था इधर से और ज़्यादा मार पड़नी है जितनी पाकिस्तान नेवी जो है हमारी रेडी थी। और जितना, क्योंकि मैंने अभी मार्सियो किया है, अभी नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप जो है वो मैं करके आया हूँ इनकी मैरीटाइम की जो पाकिस्तान नेवी करवाती है। मैं 12-14 दिन उसमें रहा और हमें बताया कि, और हमने फिजिकल जाके ग्राउंड में देखा, जाके ग्वादर में और कराची में और क्रिक में, कि किस तरीके से हमारी नेवल जो है वो तैयार थी और कितनी ज़बरदस्त किस्म की उनकी तैयारी थी। और वो हर किस्म के अटैक के लिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल तैयार किया हुआ था। फिर हमें जो है वो ब्लू इकोनॉमी का पोटेंशियल बताया गया। तो जो हम सी ब्लाइंड थे, तो हमें एक नई अवेयरनेस मिली कि नहीं, सी भी बहुत कुछ है। क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इस जहान में तीन हिस्से पानी के हैं और एक हिस्सा बिजली का है। तो आप जब कुरान में अल्लाह बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि पानी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल आपका फ्यूचर है। और मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट भी ब्लू इकोनॉमी की तरफ फोकस करेगी और पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो है रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो ब्लू इकोनॉमी से भी निकलती नजर आ रही है मुझे। आप पहले भी बात कर चुके हुए हैं बलूचिस्तान के ऊपर, मैंने अक्सर आपके पहले भी इंटरव्यूज देखे हैं और उसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग टेक ले चुके हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भी टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा टच करना चाहिए। देखिए, मैं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान जो NWB 8 थी उसका ग्रुप लीडर था। और उस एक महीने में हमने
हमने बड़ा क्लोज बलूचिस्तान को स्टडी किया। पूरा बलूचिस्तान को हमने ट्रेवल किया, अपने जो बलोच बहन भाई हैं उनके साथ हमने इंटरेक्ट किया। बलोच हमारे जो वहाँ के जो लीडरशिप है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, तो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहाँ की थी उस वक्त, उन सब से हमारा इंटरेक्शन हुआ। तो मुझे ये लगा कि बलोच हमारे बहन भाई बहुत पेट्रोटिक है, लेकिन उनको एक नैरेटिव दे दिया गया है कि जी हम लेस प्रिविलेज हैं, हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया। हालांकि हिस्सा जाता है लेकिन उनकी लीडरशिप नीचे जाने नहीं देती, जो मैंने सारा केस स्टडी किया है। बलूचिस्तान एक ज़बरदस्त खिता है, पाकिस्तान का एक सूबा है, और मैं ये कहता हूँ कि बलूचिस्तान खड़ा होगा तो पाकिस्तान खड़ा होगा, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जितनी एनर्जी है, बलूचिस्तान के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं, आपका जितना टूरिज्म है, 750 किलोमीटर की कोस्टल जो है वो बलूचिस्तान में है, ग्वादर से लेके कराची से पहले तक 750, और अगला 350 जो है वो सिंध के अंदर आता है। तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। फिर वहाँ पे शिप यार्ड का बहुत है, फिर वहाँ के मिनरल्स आप देखें कि हम जो रॉ फॉर्म में जो है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और बड़ा कम हम उसका रिटर्न लेते हैं, जबकि अगर हम उस पर वैल्यू ऐड करें तो पाकिस्तान के लिए आपका जो आपकी जितनी भी ये मिनरल्स हैं, माइंस हैं, ये सारी वहाँ पे ख़जाने जो हैं उन पहाड़ों में, कोयला है, ये वहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। और अगर हम वहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग करें, मैंने तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि हमें बलूचिस्तान में 3 शहर आबाद करने की ज़रूरत है, मेन सिटी, एक KPK के साथ हो, एक पंजाब के साथ हो, और एक सिंध के साथ हो, क्योंकि जब आप 3 शहर बात करेंगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने बलोच बहन भाइयों के लिए निकलेगी। वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी, वहाँ पे ट्रेड का एक जो है आपके जो है वो जोन्स बनेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे जाके जो है वो आपके स्टेडियम्स बनेंगे, स्पोर्ट एक्टिविटी होगी। तो बलोच हमारे बहन भाइयों को एहसास होगा कि पाकिस्तान उनके लिए कुछ कर रहा है। और ये जो सिटी है ये मेन हमारे प्रोविंस से, सिंध से, पंजाब से, KPK से 50 किलोमीटर के फासले पे होना चाहिए, ताकि यहाँ से रिसोर्सेज उन सिटीज़ में जा सकें। और जब ये 3 शहर आबाद होंगे तो आप इमेजिन करेंगे कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कितने वहाँ की यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी, वहाँ पे ट्रेड एक्टिविटीज़ होगी। तो एक रेवोल्यूशन जो है वो बलूचिस्तान में आएगा, और बलोचियों को ये एहसास होगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उनके लिए सब कुछ प्रैक्टिकल कर रही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और आपने बड़ा अच्छा ही इसको समराइज किया इस बात को भी। मैं आपसे जो अगला सवाल करना चाह रहा था कि श्रीलंकन स्टूडेंट्स जो हैं उनको लेके भी आपने बड़ी कारकर्दगी की है यहाँ पे ना, क्योंकि वो यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था पर्सनली कि श्रीलंकन स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और आके पढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन लेते हैं, और पाकिस्तानी डिग्रीज को बड़ा अपहोल्ड करते हैं वो। तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कितने जाते हैं श्रीलंका। तो ये जो एक एजुकेशनल देखिए, पाकिस्तान ने venture है। 2012-2013 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, इन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट को 500 स्कॉलरशिप अलो किए थे, अल्लामा इकबाल स्कॉलरशिप। लेकिन ये एग्जीक्यूट जो हुए हैं ये 2019 मेरे ही टर्नओवर में हुए हैं, 2019-2020 से ऑनवर्ड हुए हैं। और इस वक्त भी पंजाब की टेरिटरी की डिफरेंट यूनिवर्सिटी में 274 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं श्रीलंका, मेरी टेरिटरी में, जो मेरी इस एरिया के अंदर है। और ये डिफरेंट डिसिप्लिन में है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी है, ये UET में भी हैं, ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं, ये आपकी जो है वो मेडिकल अल्लामा इकबाल में भी है, मेडिकल कॉलेज में भी हैं, आपके जो नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान है वहाँ पे भी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी है, तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, यू नेम इट। और ये श्रीलंकन स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने। अभी रिसेंटली मैंने गिफ्ट यूनिवर्सिटी से $50,000 का स्कॉलरशिप लिया है फॉर श्रीलंकन, मेरी बेटियों बेटों के लिए। और उनमें से 2 स्टूडेंट आ गए, यानी कि 14 स्टूडेंट श्रीलंका फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरात में पढ़ेंगे, जो मैंने एक इनिशिएटिव लिया है। और उसके तहत अब इस सेमेस्टर में 8 स्टूडेंट और आ रहे हैं, तो ये 10 स्टूडेंट और ऐड हो जाएंगे इस साल, जो 274 है। ओबियसली एक सेमेस्टर में वो ग्रेजुएट होकर वापस जाते जा रहे हैं, और नई इनरोलमेंट जो है अगले सेमेस्टर में आती जा रही है। तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत बड़ा जो है वो एक कटियस है फॉर श्रीलंकन गवर्नमेंट। जो आप रिलेशंस की बात करें, ये वो बॉन्डिंग है, और ये वो सीमेंटेड रिलेशन है बिटवीन श्रीलंका पाकिस्तान, कि श्रीलंका गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट किस तरह श्रीलंका को फैसिलिटेट है। एज फार जो सेकंड क्वेश्चन कि जी पाकिस्तान से कितना है, तो वो लेस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो जाते हैं वो नर्सिंग में ज़्यादा लोग वहाँ पे जा रहे हैं, और फार्मेसी में जा रहे हैं। ये 2 चीज़ें वहाँ पे श्रीलंका की बहुत स्ट्रांग है। तो हमारी बेटी और बेटे जो है इन 2 डिसिप्लिन के लिए श्रीलंका के नाम वो स्टडी करने जाते हैं। सर, आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करने के लिए, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करने के लिए, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत कम लोग कर रहे हैं इसको। मैं चाहता हूँ कि ये
रीसेंट टाइम्स के अंदर जो हमें पता चला कि पाकिस्तान की इमेज कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं गई, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जंग का कुछ समा बन गया था, और उससे पहले कुछ यूएस के अंदर कुछ ऐसे रूल्स मुतारिफ हुए जिसकी वजह से इंटरनेशनली काफ़ी डिपोर्टेशन हमें देखनी पड़ी ट्रम्प के दौर के बाद। तो अभी आगे चल के आप किस तरह देख रहे हैं कि इसको और किस तरह प्रमोट किया जा सकता है देखिए सॉफ्ट अदर देन टूरिज्म? सॉफ्ट इमेज होते हैं जो वहाँ की जो नेशनल है, हाउ दे कंसीव देयर सेल्फ एज ए पाकिस्तानीज। अगर हम इंडिविजुअल थॉट रखेंगे तो ये इमेज कभी भी नहीं जाएगा। जब हम कलेक्टिव थॉट पे आएंगे तो फिर ये इमेज क्रिएट होगा और हम पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज जो है वो इंटरनेशनली दे सकेंगे। देखें, आप जब किसी भी कंट्री में ट्रेवल करते हैं तो आप पाकिस्तान के इन्वेस्टर होते हैं, आपका वहाँ का जो कॉन्टेक्ट होता है वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। फिर यहाँ पे लिटरेसी बड़ा मैटर करती है कि कंट्री में एजुकेशन की, जैसे आप श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में 96% लिटरेसी है जबकि हमारी 58 है। तो एजुकेशन बड़ी मैटर करती है, डिसिप्लिन बड़ा मैटर करता है, क्लीननेस कितना मैटर करता है। तो ये सॉफ्ट इमेज के लिए आप तमाम, आप मिनॉरिटी के साथ आपका रिलेशन कितना है, ये सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने भी आपके स्टैंडर्ड रखे होते हैं जिसके अंदर वो आपको फिट कर रहे होते हैं कि जी यहाँ पे आपकी जो है मीडिया में आपकी रेंज कितनी, आप कितना इजी अपनी बात जो है वो मीडिया में कन्वे कर सकते हैं, जो आपको स्पीच का कितना बड़ा यहाँ पे कंफर्ट जोन है, आप मीडिया की जो रेगुलेशन है वो कितनी ईजी है पाकिस्तान के लिए। फिर मिनॉरिटी के साथ अच्छा रिलेशन है। यहाँ पे आप जो नेशनल इंटरनेशनल डेज होते हैं जो यूनाइटेड नेशन के, वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एड्स के ऊपर होता है, इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे हम कितना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर हम इंटरनेशनल जो कॉजेज़ हैं उनके अंदर अपना एज ए गवर्नमेंट हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्रिकेट के ऊपर, ये स्पोर्ट्स के ऊपर हम कितने लविंग हैं, ये मैं कर रही, क्योंकि जब आप क्रिकेट और ये जो फुटबॉल आप देख रहे होते हैं, ये बड़ा सॉफ्ट इमेज कंट्री का हो रहा होता है, क्योंकि ये वो चीज़ होती है जहाँ पे पूरी नेशन जो पूरे है वो सारे इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। तो ये इसकी एक मल्टीटास्किंग है सॉफ्ट इमेज के लिए। जैसे एक प्रियंका कमारा का एक इंसिडेंट हुआ था श्रीलंका में, और उसको एक ब्रूटली मर्डर किया गया था, तो पूरी दुनिया ने बड़ा उसको जो है वो हाईलाइट किया कि पाकिस्तान ने किया। लेकिन मैंने उसके सॉफ्ट इमेज में क्या किया, वो कैसे किया, मैंने उसकी जो फैमिली है उसको कंपनसेशन करवाया। मैंने पंजाब गवर्नमेंट से जो असम्बली से रेजोल्यूशन पास कराई जो उसमें कंडेम किया गया, उसकी फैमिली को कंपनसेशन जो है वो करवाई गई, उसके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस कराया गया। सॉफ्ट जितने भी कंडोलेंसेज मेरे पास आ रहे थे वो मैसेज हमने उनकी फैमिली के साथ, श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ शेयर किए। और फिर हमने ये इस चीज़ को रियलाइज़ कराया कि इस इंसिडेंट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, नॉर इट इज़ रिलेटेड टू एनी रिलीजन। ये एक लोकल पॉलिटिक्स थी जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने हाईलाइट किया। तो वो जो छोटे छोटे हमारे स्किट्स थे और जो लोगों के कंडोलेंसेज मैसेज थे, उन्होंने एक इमेज क्रिएट किया, और 2-3-4 हफ्तों में इतना बड़ा इंसिडेंट जो है वो अंडर कारपेट हो गया। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के सॉफ्ट में। और फिर मैंने कोशिश की कि उस प्रियंका कुमारा की जगह उसका कज़न हम सियालकोट लेके आए, ताकि ये भी सॉफ्ट में जाए कि ये खतरनाक नहीं है, सियालकोट नहीं है, हम एक उसका कज़न ही कराची से लेके आए जिसको हमने जॉब दिलाई। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आप डैमेज कंट्रोल करते हैं कि इंसिडेंट के बाद, और अपने सॉफ्ट इमेज को कंट्री को करते हैं। और उसमें मुझे श्रीलंकन गवर्नमेंट से भी हाईएस्ट अप्रिसिएशन मिला है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी और इंटेलिजेंस एजेंसी से भी बड़ा अच्छा मुझे जो है वो अप्रिसिएशन जो है वो मिला। पाकिस्तान श्रीलंका से क्या सीख सकता है, और श्रीलंका वाइस वर्सा? देखिए, पाकिस्तान श्रीलंका से जो है वो जो सीख सकता है वो ये है कि वो बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, बड़े फोकस्ड लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है लेफ्ट राइट चीज़ों के लिए, दे आर फोकस्ड टू देयर वर्क, एजुकेशन इज़ देयर है वो, फिर वहाँ पे क्लीननेस बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा उनका डेवलप है, और जितने भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं वो ज़्यादा श्रीलंकन के पास है, बिकॉज वो एजुकेशन में इन्हेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है। हमारा जो हमें श्रीलंका से ये सीखने की ज़रूरत है, और श्रीलंका को पाकिस्तान से जो सीखने की ज़रूरत है वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो JF-17 थंडर है, ये वो चीज़ें हैं, इनकी टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ये उनको सीखना चाहिए। क्योंकि आजकल के दौर में जब तक आपके सिक्योरिटी अदारे स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। थोड़ा सा लाइटर नोट पे मैं लेके जाऊंगा थोड़ी सी कन्वर्सेशन को, कि एज एन ऑनररी काउंसिल जनरल आप बहुत बिजी होते हैं, और अभी भी आपने अपने बड़े कीमती टाइम में से मुझे टाइम दिया है, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ।
किस तरह मैनेज करते हैं फैमिली लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को? देखिए फैमिली जो है वो मेरी ऑलरेडी कमिटेड है मेरी इस जॉब के साथ, बिकॉज उनको पता है कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये सीट कुछ नहीं होती, सीट के ऊपर जो बंदा बैठा होता है वो मैटर कर रहा होता है, उसका विजन कितना है, उसका एक्सपोजर कितना है, वो कितना पैशनेट है अपने जॉब के साथ। तो मैं शुरू से भी जिस भी पोर्टफोलियो में मैंने जॉब की है, जहाँ पे भी मैंने परफॉर्म की है, मैं हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को ही बिलीव करता था, क्योंकि जब भी एक काम लोग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जब आप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेंगे तो लोग आपकी तरफ नोटिस करेंगे कि ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है। तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़बरदस्त काम हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और वंस अगेन मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने कीमती टाइम में से वक्त दिया। थैंक यू आप सो बहुत मच। बिजी होते हैं, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि जब हम मिलें तो आप यू विल बी द एम्बेसडर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। क्योंकि जितनी आपकी कारकर्दगी है पाकिस्तान और श्रीलंका के रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए, तो मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह यू विल बी द नेक्स्ट एम्बेसडर। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वैसे भी आप ओवरऑल भी एक बड़े अच्छे एक जिसे कहते हैं ना कि अगर ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बड़े अच्छे आप एम्बेसडर वैसे भी ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए, जिस हिसाब से आप प्रमोट करें, Thank you so लेकिन एक डेजिग्नेशन की मैं बात कर रहा Thank you हूँ, so तो much. Thank you so दैट इंशाल्लाह मेरी दुआ भी, और इंशाल्लाह यू विल अचीव जो मुझे लग रहा है। Thank you so much. बहुत शुक्रिया जी। Thank you so much.